नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वॉर रूम। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आपको मिलवा देता हूं। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भी। और मेजर जनरल के सिन्हा साहब भी स्टूडियो में आ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत आपका वॉर रूम में। आज बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी खत्म हुए भाषण की, जो उन्होंने गांधीनगर में दिया। और व्यूअर्स, आप देखिए, प्रधानमंत्री लगातार अपनी बातचीत में एक के बाद एक नए विषयों को ला रहे हैं। टेररिज्म और पाकिस्तान से जुड़े हुए इतिहास की बात भी याद दिला रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री देश को किसी एक दिशा में सोचने के लिए कह रहे हैं। आप सोचिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। याद कीजिए, बीकानेर से प्रधानमंत्री ने शुरुआत की थी। बीकानेर में उनका भाषण हुआ तो उन्होंने कहा, सिंदूर जब बारूद बन जाता है तो क्या होता है, पाकिस्तान से पूछो। वहां उन्होंने कहा, मेरी रगों में अब गर्म सिंदूर बह रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां से दाहोद गए। दाऊद में उन्होंने साफ कहा, यह पाकिस्तान जब से बना है, यह भारत से केवल दुश्मनी चाहता है, केवल हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो वहां उन्होंने बिल्कुल अंडरलाइन कर दिया, पाकिस्तान आपका दुश्मन है। भारत की पॉलिसी क्लियर। अब पाकिस्तान से बातचीत, ट्रेड सब बंद। दुश्मन के साथ जैसा व्यवहार होता है हम वैसा ही करेंगे, साफ कर दिया प्रधानमंत्री ने। कल ही शाम को प्रधानमंत्री वहां से भुज गए और भुज में उन्होंने सीधे पाकिस्तान की जनता से बात की। कहा, मैं पाकिस्तान के नौजवानों से, बच्चों से बात करना चाहता हूं कि तुमको क्या मिला आज तक। इस सेना को पाल रहे हो, इस सेना का अपना एजेंडा है, तुम्हारी सरकार किसी काम की नहीं है। भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गया, तुम कहां हो ये तो सोचो। तो तुम ही करो इलाज अपनी सेना का, नहीं तो भारत करेगा। और उन्होंने एक बात और कही, सुख चैन से जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। इससे स्पष्ट कोई क्या कह सकता था प्रधानमंत्री के लिए, भारत के रुख को स्पष्ट करने के लिए। लेकिन इतना ही नहीं, आज प्रधानमंत्री गांधीनगर में बोल रहे थे और प्रधानमंत्री ने बात की कश्मीर की, पीओके की, पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की, और याद दिलाया कि देश पर पहला आतंकवादी हमला 1947 में ही हो गया था, देश के आजाद होते ही, जब पाकिस्तान ने इन मुजाहिदों को, कबाइली लोगों को कश्मीर के अंदर भेज दिया था। और कश्मीर में इन्होंने लूटपाट की, मारकाट मचाई, महिलाओं के, लड़कियों के बलात्कार किए। इनको लग रहा था कि कश्मीर की आवाम हमारे साथ उठ खड़ी होगी, लेकिन ये कश्मीर के लोगों पर ही टूट पड़े। और उस वक्त भारत ने सेना भेजी थी और इनको पीछे खदेड़ा जा रहा था। लेकिन उस वक्त के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने फैसला किया कि अब हमें सेना की कार्रवाई रोकनी है, हम इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में ले जाएंगे। सरदार पटेल मना करते रहे, ऐसा मत कीजिए, हम पूरा कश्मीर खाली करा लेंगे। वो दिन है और आज का दिन है। 70-75 वर्षों में वही नासूर बना हुआ है। सारा आतंकवाद उसी की वजह से, जितनी जमीन पाकिस्तान ने हड़प ली थी उसकी वजह से। क्योंकि उसने, आज प्रधानमंत्री ने कहा, उसके बाद इन आतंकवादियों के मुंह को खून लग गया। इनको लगा भारत को आतंकवाद से झुकाया जा सकता है। वो आतंकवादी हमले करते रहे, हम सहते रहे, वो आतंकवादियों को भेजते रहे, हम मरते रहे। अब बस इसी बात को प्रधानमंत्री बार बार अपने भाषण में कह रहे हैं कि अब आतंकवाद नहीं सहा जाएगा और जहां से भी आएगा आतंकवादी को मारा जाएगा, और जो आतंकवादी के पीछे खड़ा होगा उसको भी मारा जाएगा। तो आप सुनिए आज प्रधानमंत्री की बात, कुछ बड़ी बातें हैं इसमें। पहला बयान आपको सुना रहा हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो हमारे साथ करता है, यानी आतंकवाद, वो प्रॉक्सी वॉर नहीं है, वो वॉर है, वो युद्ध ही है। सुने। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। और मैं इसलिए कहता हूं, अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद, जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है,
ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। बिल्कुल साफ कह दिया प्रधानमंत्री ने, यह प्रॉक्सी वॉर नहीं, वॉर ही है। और जब तुम हमारे साथ युद्ध करोगे तो युद्ध में फिर हमें भी पूरा इख्तियार है जवाब देने का। दूसरी बात सुनिए, जब वो पीओके की और कश्मीर की बात करते हैं कि उसी वक्त अगर इन मुजाहिदों को मार दिया गया होता तो आज ना ये समस्या खड़ी होती और ना ये आतंकवादी आज होते, क्योंकि उस वक्त हम इनकी जड़ें ही काट देते। सुनिए। 1947 में जब मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी तो जंजीरें, लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए। और उसी रात पहला आतंकवादी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ। मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर, मुजाहिदों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प ले लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की इच्छा थी कि पीओके वापस नहीं आता है तब तक सेना रुकनी नहीं चाहिए, लेकिन सरदार साहब की बात मानी नहीं गई और ये मुजाहिदीन जो लहू चख गए थे, वो सिलसिला 75 साल से चला है। पहलगाम में भी उसी का विकृत रूप था। प्रधानमंत्री की कल से अब तक 4 स्पीचेस, मैंने सारी स्पीचेस सुनी है सर। मैं तो एक थ्रेड इसमें देख रहा हूं कि आप पहले पाकिस्तान को डिक्लेयर करते हैं अपना दुश्मन, कि अब से दुश्मन का ही सलूक उससे होगा। फिर आप कहते हैं कि रोटी खा या गोली खा, और फिर आज आप पीओके की बात करते हैं, पीओके की याद दिलाते हैं। तो कुछ तो है, वरना क्यों प्रधानमंत्री एक दिशा में ले जा रहे हैं सारे भाषणों में। तो मैं आज वीके दत्ता साहब से शुरुआत खास इसलिए करना चाहता हूं प्रोग्राम की कि आपके जो फादर थे वो कश्मीर रियासत की स्टेट फोर्सेज में थे, और जब ये कबायली आए थे तो उस वक्त सर शायद वो कोटली में थे, मतलब वो लड़ रहे थे इनके खिलाफ। बिल्कुल। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं खदेड़ देते, ना रहता बाज ना बजती बांसुरी। बिल्कुल सौरभ, देखिए ऐसा है, ये हमारी भारत की हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा नासूर है जो हमारी गलती की वजह से आज तक जिंदा है और लगातार हमको ये नुकसान पहुंचाता चला आ रहा है। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ और उस समय छूट दी गई थी अंग्रेजों द्वारा कि जौन सी भी रियासत आज़ाद रहना चाहती है आज़ाद रह सकती है, भारत के साथ मिलना चाहती है वो विलय हो सकती है या पाकिस्तान के साथ विलय हो सकती है। उस ज़माने में आपको याद होगा हैदराबाद का भी मसला था, जूनागढ़ का भी मसला हुआ, और पीओके जो उस समय जो JNK के राजा थे हरि सिंह, वो शायद आज़ाद रहना चाहते थे और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असीजेंस साइन नहीं किया था भारत के साथ। पाकिस्तान ने उसका फ़ायदा उठाते हुए तुरंत हमला कर दिया JNK में और वो एंटर कर गए, और राजा ने उनको एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के लिए भी सुझाव दिया था, लेकिन वो नहीं माने। और तब राजा को लगा कि ये मैं अभी JNK को नहीं बचा पाऊंगा, और उसने विलय होने के लिए भारत के साथ सिग्नेचर उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असीजेंस साइन किया। वो साइन होने के बाद हमारी भारतीय फौज जो है वहाँ पे लैंड हुई और इनको जो पाकिस्तानी
फौजी और जो रज़ाकार लेके आए थे इनको खदेड़ना शुरू किया। इसके साथ साथ मैं और बताना चाहूँगा कि J&K स्टेट फोर्स जो थी बहुत बहादुरी से लड़ी। जहाँ जहाँ भी वो कायम थे उन्होंने इन लोगों का, रज़ाकारों का, पाकिस्तानी फ़ौज का मुकाबला किया। मेरे फादर उस समय कोटली में पोस्टेड थे, उस समय वो एक मेजर थे और एक कंपनी थी उनके पास। उन्होंने 3 महीने तक कोटली को पाकिस्तानियों से बचा के रखा, जब तक कि हमारा पैरा ब्रिगेड जो नौशहरा झंगड़ की तरफ से आगे जब लिंकअप हुआ कोटली में, तो उस समय उनको बताया गया कि साहब कोटली को इवैक्यूएट कर दीजिए, ऊपर से हुक्म आया है। तो मेरे फादर ने बोला साहब आप कोटली को क्यों इवैक्यूएट करना चाह रहे हैं, हम तो 3 महीने से हम पाकिस्तानियों को घुसने नहीं दे रहे, एक कंपनी सिर्फ 100 आदमी के साथ लड़ रहा हूँ मैं, तो आप तो पूरा ब्रिगेड आ गया और एक बटालियन पहुँच गई यहाँ। तो उन्हें बोला नहीं नहीं ऊपर से हुक्म है। तो मेरे फादर ने बोला भाई किसका हुक्म है ये? तो उन्होंने बोला कि ये शेख अब्दुल्ला और नेहरू साहब का हुक्म है कि मीरपुर कोटली पुंछ रजौरी को जाने दो, वो उनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस या इंटरेस्ट नहीं है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कई जगह पे हमारी फौजों को पीछे निकाला गया क्योंकि शेख अब्दुल्ला नहीं चाहता था कि पंजाबी बेल्ट रहे J&K के साथ, ताकि उसका जो रुतबा है वो वैली के अंदर रहे। और अगर आपको ये भी याद हो, पुंछ को एक ब्रिगेडियर साहब ने बचाया जिनका नाम था ब्रिगेडियर प्रीतम सिंह। उन्होंने पुंछ को गिरने नहीं दिया, ये उस टाइम पाकिस्तानी रजाकार वहाँ भी पहुँच गए थे और एयर ड्रॉप से उनका मेंटेनेंस चल रहा तो था। ये पुंछ राजौरी दे देना चाहते थे कि दे देना चाह रहे थे, पुंछ रजौरी मीरपुर कोटली, ये वो बेल्ट। यहाँ पे जो आप रावला कोट की बात सुनते हैं, कोटली की बात सुनते हैं, खोरेटा की बात सुनते हैं, वो इलाका है ये कोटली, ये पंजाबी बेल्ट था। कोटली तो फिर कोटली चला गया उनके पास, चला गया ना। तो वो क्या जो आप कह रहे हैं कि फोर्सेस के कब्जे में था आपके फादर लड़ रहे थे। मेरे फादर 3 महीने तक वहां कायम थे, उनको कहा वापस आ जाओ, बोला कि ये खाली कर दो और सारे सिविलियंस को निकाल के खोरेटा के माध्यम से जंगड़ की तरफ लाके आप नौशहरा से जम्मू की तरफ ले आओ। तो ये क्या पॉलिसी थी? ये मैं बता रहा हूं ना, ये मिली भगत थी शेख अब्दुल्ला की। उस समय जो भी उसका इंटरेस्ट था कि वो वैली में इंटरेस्टेड था कि जो कश्मीर वैली है वो उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। जम्मू का इलाका था क्योंकि डोगरा बेल्ट थी ये, और जो पंजाबी बेल्ट थी मीरपुर कोटली पुंछ रजौरी, जहाँ अभी भी बहुत बड़ी तादाद है हमारी सिख पॉपुलेशन है वहाँ पे, वो इलाका ये पूरा इनको, मतलब 1947 में हमारा एक गलत फैसला आप समझिए कि देश के ऊपर इतने वर्षों में कितनी मुसीबतें लेकर के आया। क्योंकि कश्मीर आज पूरी तरह आपके साथ इंटीग्रेटेड होता तो शायद पाकिस्तान ये हिम्मत नहीं कर पाता था। मैं सिन्हा साहब से पूछूंगा, सिन्हा साहब अब प्रधानमंत्री आज कल तो हम आप प्रोग्राम में थे, हमने सब देखा, प्रधानमंत्री ने जब कहा कि ये देश केवल दुश्मनी चाहता है और आज वो पीओके की बात कर रहे हैं, आपको कोई इसमें हिंट दिखाई दे रहा है? जय हिंद सौरभ जी। देखिए प्रधानमंत्री जब से आदमपुर से पंजाब से शुरू किए हैं, बीकानेर आपने कवर किया, और उसके बाद आज के, और फिर आज हम लोग देख रहे हैं कि अहमदाबाद से वो जब उन्होंने भाषण दिया, उसके अंदर में एक पैटर्न नहीं है, ये पूरा का पूरा विवरण है कि हम क्या हुआ, क्या हमारा आज की परिस्थिति है और हमें क्या करना है। तो एक रूपरेखा वो खींच रहे हैं और वो रूपरेखा इतना डीप है जिसका विश्लेषण आप शायद ब्रेक के दौरान कर रहे थे। ये रूपरेखा ये दिखाता है कि आपने किन किन चीज़ों को गलती की और उनको मानना, उसको पूरे देश के सामने आज तक किसी भी नेता को मैंने खुली आवाज़ में सुना नहीं है। यदि वो कहते हैं कि ये छद्म, जिसको ये कहते थे प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध है, और उसको ये कहना कि नहीं एक स्ट्रिक्टली वॉर है, और हम लोग उसको हाइब्रिड कहते हैं, वॉर से भी बड़ा जो रूप है आज 21 सेंचुरी का, वो हाइब्रिड वॉर है। एक आयाम शायद प्रधानमंत्री उसको जोड़ेंगे, कभी ना कभी जोड़ेंगे, ये जुड़ेगा कि इसके साथ, और जो कि आप ये देखिए वहाँ के चीफ ने कहा कि 2 नेशन थ्योरी में 2 डिवाइड है मजहब के नाम पे। तो ये जो छद्म युद्ध या हाइब्रिड वॉर हम कह रहे हैं, जो वॉर हम पर अनलीश हुआ है, उसमें कहीं न कहीं वो जिहादी एंगल, रेडिकलाइज्ड एंगल भी है। यदि हम उसको भी समझ लाएंगे तो उतना ही अच्छा होगा। सर आज एक शब्द आपकी बात ही से जोड़ रहा हूं, आज प्रधानमंत्री ने एक शब्द इस्तेमाल किया, ये मुजाहिद आए थे जी। मुझे तो लगा ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए शुरुआत वहीं से हुई, और मुजाहिद जिसको कभी कभी अफरीदी कहते थे, इनका नाम उस समय जमाना कहते थे अफरीदी है। यदि आपको बैटल ऑफ सारागढ़ी पता है, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में लड़ा गया वो बैटल है जिसमें एक दिन में 22 PVC के बराबर IOM मिला था। ऐसा बैटल ना दुनिया ने लड़ी है ना लड़ा है, वो मेरी बटालियन 46 ने लड़ी थी सारागढ़ी के, और वही
वही इलाका था जहां अफरीदी उसको कैप्चर करना चाहते थे, और वही अफरीदी जो लश्कर या इतने कट्टरता इनके अंदर में है कि ये एक मजहब और किसी चीज को जो काफिराना एक इनका कलाम है कि उसके साथ सारे काफिर हैं, केवल हम लोग को ही एक है कि हम पूरे को विश्व के अंदर में राज करें, वहीं से ये चला है। तो आप देखिए जो आज उन्होंने रूपरेखा खींची 1947 का, और पटेल साहब का नाम लाया कि पटेल नहीं चाहते थे कि ये युद्ध रुके, तो उन्होंने इशारे में बताया कि यूएन के अंदर में हम जब चले गए, आर्टिकल 4 में गए, 6 में गए, और सबके मना करने के बाद आप गए, तो उस इलाके को आपने डिस्प्यूटेड एरिया कर जो आपने हैदराबाद का झगड़ा सुलझा लिया था, जूनागढ़ में भी प्रॉब्लम हो रही थी, आपने रिजॉल्व कर लिया, कश्मीर भी कर लेते उस वक्त, पूरा झगड़ा उसी वक्त निपटता, क्यों छोड़ा इसको आगे के लिए? एनीवे, अब ये इतिहास की बात हो गई है। सर श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री ने कल भी बड़ी साफ साफ बात की थी, रोटी खाओ या गोली खाओ, सीधे, और पाकिस्तान की आवाम से कहा था कि तुम देखो ना तुम्हारी सेना ने तुमको क्या दिया आज तक, हम तो चौथी बड़ी इकोनॉमी बन गए। तो ये सीधे एंगेज करना पाकिस्तान को, इसमें भी क्या, इसका क्या मतलब था? सौरभ, फर्स्टली थैंक यू फॉर बीइंग ऑन योर शो, इट्स अ ग्रेट शो, बहुत अच्छे से आप चीज़ों को लाते हैं बाहर। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मुझे प्रधानमंत्री के जो भाषण हो रहे हैं उसमें मैं नोट कर रहा हूँ कि वो आपको इतिहास इसलिए नहीं दिला रहे हैं, दिला रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि आप उसको किसी के ऊपर आप तंज कस रहे हैं। वो इसलिए दिखा रहे हैं कि जब तक देश अपने इतिहास से नहीं सीखेगा, देश कभी संभलेगा नहीं। उन्होंने बताया 1947 से ही आतंकवादी कार्रवाइयां शुरू हो गई थी अंडर द पैट्रनेज ऑफ स्टेट। तो जो हम बाद में उसको स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर कह करके हम हर चीज़ को इंसिडेंट मानते थे, एक इंसिडेंट हो गया है, अब उसके लिए डोजियर बनाइए, उसके लिए आप कोई थर्ड पार्टी लाइए, उनको बुलाइए, इन्वेस्टिगेशन कराइए। आपने देख लिया उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज वो फ़ायदा हो ही नहीं सकता। हमने ये सीखा कि वो फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि वो स्टेट एक्टर्स हैं। तो जो पहली बार सामने चीज़ आई है कि ये स्टेट एक्टर्स हैं, और स्टेट एक्टर में पाकिस्तानी आर्मी का पूरा हाथ है। उन्होंने अपने अभी जो करंट भाषण है उसमें बताया कि आवाम को चेतना दी कि आप उठिए, आप अपने आर्मी से खुद संघर्ष कीजिए, आप अपना डेमोक्रेटिक सेटअप लाइए। आपकी आर्मी आपको खा रही है, आपकी इकोनॉमी को खा रही है, आपके देश को खा रही है, और देश जो है लोन टू लोन चल रहा है, और एक लोन लेते हैं दूसरे लोन का कर्ज चुकाने के लिए। तो इसको अगर आपको निकालना है तो आपको इन लोगों को निकालना पड़ेगा, लेकिन चेतावनी भी होनी चाहिए, क्योंकि वहां के जो लोग हैं, अगर आप रोटी खाते हैं, आप प्रॉस्पेरिटी के लिए बढ़ना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप गोली मारेंगे तो हम गोला मारेंगे। तो ये जो हमारे सॉफ्ट स्टेट की एक इमेज थी इंडिया की, इंडिया इज अ सॉफ्ट इमेज, सॉफ्ट स्टेट, तो वो बारूद जो उन्होंने कहा, उस शब्द से उन्होंने कहा अब नो सॉफ्ट स्टेट, अब हम जैसा आप करेंगे वैसा और दुगना और तिगना जवाब देंगे। अरे जो तो पहली बात सामने आ गई है। आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं प्लीज? हाँ, और दूसरी बात जो सामने ये आई है कि आप उनकी आवाम को भी ये कहते हैं, आप उनको उनके अंदर भी एक चेतना ला रहे हैं कि आप क्या देख रहे हैं और क्यों नहीं इसके, क्योंकि अप्रूवल रेटिंग अगर आप देखिए, आज से एक हफ्ते पहले अप्रूवल रेटिंग आई थी, आर्मी की अप्रूवल रेटिंग इसके बाद बढ़ गई है। पाकिस्तान किस लिए बढ़ गई है? किस लिए बढ़ गई? उन्होंने आपको दिया क्या? आपकी सारा आपकी इकोनॉमी को, आपका इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, किसी कोई रोजगार नहीं मिलता, जिहाद के अलावा कोई रोजगार बचा नहीं। सर, उन्होंने पहलगाम का हमला कराया इसलिए पाकिस्तान की फौज ने कि हाँ, भारत तो के साथ जंग हो और हमारी रेटिंग बढ़े। ये एक बहुत बड़ी मैं कहूंगा कहावत है, इसकी मुश्किल लगेगी, बहुत दिक्कत होगी, लेकिन शायद भारत का प्रधानमंत्री जब ये बोलता रहेगा, और कई बार हम ये बोलेंगे, हो सकता है पाकिस्तान की आवाम में कोई चेतना है। आपको पता है कुछ साल 2-3 साल पहले चेतना आई थी, उन्होंने कोर कमांडर घर को जला दिया था। तो ये सारी चीजें होंगी। अभी वहां पर सिंध में हुआ है। अब प्रधानमंत्री सर, बात ने बिल्कुल ठीक कहा, उसी चिंगारी को हवा दे रहे हैं, हवा देना चाहिए में कि भाई तुम्हें क्या मिला, यही फौज थी जो तुमको मारती है, यही फौज है जो तुम्हारे हिस्से का जो पैसा जो तुम्हारी तरक्की में लगे वो अपने लिए हथियार खरीदने में लगाती है, अपने लिए पर्सनली जनरलों की संपत्तियां बनाने में उस पैसे का इस्तेमाल होता है। अभी 18% बजट बढ़ा दिया। अब प्रधानमंत्री के कल के जो भाषण था, जिसमें सीधे पाकिस्तान की जनता से वो बात कर रहे थे, इसका पाकिस्तान में क्या रिएक्शन हुआ आप ये जानना चाहते होंगे। पाकिस्तान ने कि मीडिया ने प्रधानमंत्री की कल की बात को कैसे कैरी किया, कैसे दिखाया, आम लोगों में इसका क्या रिएक्शन आया, क्या पाकिस्तान में वाकई ये बात सही कही बिल्कुल सर ने, कोई जंग होती है तो नॉर्मल है, किसी भी देश की जो जनता होती है वो अपनी फौज के पीछे खड़ी हो जाती है, पाकिस्तान इज नो डिफरेंट,
हुआ है वहां पर भी ऐसा, लेकिन वहां पर लोगों के अंदर यह जागृति भी है, कुछ सेगमेंट में है, कि यह सब कुछ कराया हुआ हमारी सेना का है, ये आतंकवादी भेजते हैं, वो मानते हैं वहां के लोग। और उनको काफी बड़े तबके को यह बात समझ में आती है कि यह सेना किसी की सगी नहीं है सिवाय अपने, ये जो कर रही है अपने लिए कर रही है। वही कल प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम्हारी सेना का तो अपना एजेंडा है, उसको पहचानो, करो इनका इलाज।